हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत। और आज का लेक्चर हम लोग शुरू करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, मैंने बताया था तुम लोगों को अपने को 3 टॉपिक पढ़नी है। मेजर टॉपिक जो कि गैल्वेनिक सेल है, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और फिर तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो ये पहला टॉपिक है। इस टॉपिक में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है बच्चों, छोटी छोटी बातें, थ्योरेटिकल बातें काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। तो ध्यान से एक एक बात को सीखेंगे, समझेंगे और नोट भी करेंगे, ठीक है। जिससे कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग हो वो आपको क्लियर कट रहे, और कोई भी आपको जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो वो आपको ट्रबल क्रिएट ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि इसमें लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो फटाफट शुरू करें गैल्वेनिक सेल। ओके, चलिए भाई। तो सबसे पहली बात तुम लोग को मैंने बता रखा था कि गैल्वेनिक सेल क्या है। एक टाइप है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है बच्चों, इसको मैंने लास्ट क्लास में इस चीज़ों को डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। तो फटाफट हम लोग इसके बारे में पहले जान भी चुके हैं, थोड़ी छोटी छोटी बातें हम लोग जान रहे थे इसके बारे, गैल्वेनिक सेल के बारे में। अब फटाक से इसका डेफिनेशन दे देते हैं, जो कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ गैल्वेनिक सेल के बारे में। इट इज़ अ डिवाइस इन विच chemical energy is converted into electrical energy, followed by the spontaneous तुम लोग को बच्चों बताया था मैंने, गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और जो रिएक्शन होते हैं रिडॉक्स होते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन भी होंगे और रिडक्शन भी होंगे। और स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने का क्या मतलब हो रहा है कि जो इसका गिव्स फ्री एनर्जी है सेल का, जो इस सेल का है, दैट कुड बी नेगेटिव, या फिर कह सकते हो दैट इज लेस देन ज़ीरो। तो ये रहा आपका डेफिनेशन। गैल्वेनिक सेल क्या है? तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस हो गया जहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो भी स्पॉन्टेनियसली। कहने का मतलब इसमें बाहर से किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी बच्चों, ठीक है। ऑटो मोड में काम होगा, रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्जी सेल से, जिसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में याद रखो हमेशा। डेल्जी सेल नेगेटिव होगा फॉर द स्पॉन्टेनियस फिनोमेना इन द गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इसके आगे काम आने वाली है न्यूमेरिकल्स में भी, इसलिए इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल जिसका नाम है डेनियल सेल। तो डेनियल सेल जो है वो एक तरह का गैल्वेनिक सेल है। और डेनियल ने एक अरेंजमेंट किया था जो कि काफ़ी खास अरेंजमेंट था सेल का, जिसमें उसने एफिशिएंट सेल बनाया, एफिशिएंट गैल्वेनिक सेल बनाया। क्यों एफिशिएंट बनाया? आखिर डेनियल ने ऐसा क्या अरेंजमेंट कर दिया कि जो सेल था वो एफिशिएंट हो गया? तो मैं इसके पॉइंट को डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए मुझे डेनियल सेल के कंस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा। आखिर डेनियल ने कंस्ट्रक्शन कैसे किया था अपने सेल का, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग डेनियल सेल के बारे में। तो आज की जो पूरी टॉपिक है वो डेडिकेटेड टू डेनियल सेल है, और डेनियल सेल की मदद से ही मैं तुमको गैल्वेनिक सेल भी समझा दूंगा। और बता रहा हूँ इसके क्वेश्चंस काफ़ी फ्रिक्वेंटली जेई में आए हुए हैं या फिर मेडिकल में आए हुए हैं, कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बोर्ड में तो आते ही हैं, ठीक है। तो फटाफट शुरू कर रहे हैं हम लोग आज की टॉपिक, दैट इज डेनियल सेल। आराम आराम से डिस्कस करूंगा, इसलिए शुरू में थोड़ा सा आराम आराम से समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। और एक्चुअली गैल्वेनिक सेल है क्या। चलो भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं तुमको एक अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। उस अरेंजमेंट को देखो, थोड़ा अरेंजमेंट को ध्यान से देखो, मैं बना रहा हूँ। ये मैंने 2 कंटेनर ले लिया है बच्चों। एक में मैंने
जिंक के प्लेट डाल दिए हैं, या स्ट्रिप्स भी कह सकते हो। और दूसरे में मैंने कॉपर के स्ट्रिप्स डाल दिए हैं, और इस दोनों को मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। बीच में मैं एक वोल्टामीटर लगा देता हूँ, जिससे कि सेल का पोटेंशियल वोल्टेज पता चल सके कि कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है। यहाँ मैंने एक अमीटर लगा दिया है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को पता चल सके, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया है, जिससे कि फिजिकली आपको पता चल पाए कि सर्किट कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। तो ये ग्लो करेगा ये, अभी तो ग्लो नहीं कर रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक स्विच बना दिया है, स्विच को मैंने यहाँ बना दिया है। और यहाँ पे एक जो सबसे खास अरेंजमेंट वाली बात है, जो जिसके कारण कि डेनियल काफ़ी स्मार्ट माना गया है। ये काफ़ी पुरानी बात है बच्चों, ये उस दौर की बात है जिस दौर में साइंस डेवलप ही अच्छे से नहीं हुआ था, ये उस दौर की बात है, ठीक है। तो ये रहा अपना एक अरेंजमेंट, इसका नाम है, ये एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। मैं सारी बात लिखूंगा, पहले अरेंजमेंट थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये रहा अपना स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके बारे में बता रहा हूँ। ये सारे लोग हैं कौन कौन, सारे कंपोनेंट को तो ध्यान से देखो। ये पहली बात, ये है जिंक का स्ट्रिप्स या जिंक का प्लेट कह सकते हो, आराम आराम से मैं लिख रहा हूँ। ये आपका है कॉपर सॉलिड का प्लेट या स्ट्रिप्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको डिप किया हुआ है, इसको डिप किया हुआ है मैंने बच्चों एक सॉल्यूशन में, जो है इसी के सॉल्यूशन है, दैट इज ZnSO4, जिंक सल्फेट सॉल्ट का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब ZnSO4 अपने आयंस के फॉर्म में होंगे, यानी कि इसके अंदर Zn+2 और SO4-2 होंगे। उसी तरह से इसमें हमने यहाँ डाल रखा है कॉपर का सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मैंने इसमें रखा हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट इसमें रखा हुआ है। और एक्वस है, एक्वस का रीज़न क्या है कि ये कॉपर सल्फेट, कॉपर+2 और सल्फेट-2 में ब्रेक आउट रहे, आयंस के फॉर्म में यहाँ रहे, ठीक है। सारी बात क्लियर होगी, पहले अरेंजमेंट तो समझ लो, ठीक है। ये रहा अपना पूरा का पूरा अरेंजमेंट, ठीक है। अब क्या होगा, ये लगा हुआ अपना वोल्टामीटर, दिस इज वोल्टामीटर, दिस इज अमीटर, दिस इज बल्ब, दिस इज स्विच, दिस इज मेटल वायर, एंड दिस इज सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और सॉल्ट ब्रिज में क्या रखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें रखा हुआ क्या है बच्चों, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब जैसे KCl, NaCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट है, चूंकि ये और सॉल्ट होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे, सॉल्ट होंगे, तभी तो इसका नाम सॉल्ट ब्रिज पड़ा है। ये एक ऐसा ब्रिज है जिसमें सॉल्ट होंगे, ठीक है। और सॉल्ट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होंगे, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के रूप में यहाँ पे पाए जाएंगे, यानी कि आयंस के रूप में जो सॉल्ट यहाँ मिले आपको, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और इसको हमने सॉल्ट को जो इसमें मैंने ट्यूब में भरा है, तो भरने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पहले यहाँ कैप लगा दिया है, एक पोरस कैप लगा दिया है, जिससे कि ये गिरे नहीं नीचे, या जो सॉल्ट है नीचे नहीं गिरे। यहाँ पे पोरस कैप लगा हुआ है, पोरस कैप। और या फिर आप यहाँ पे एक होता है वूल भी होता है, तो ग्लास वूल भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ग्लास वूल यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग, ग्लास वूल यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। और एक बात और कि यहाँ जो चूँकि इन्वर्टेड है ना, अगर इन्वर्टेड है और इसके अंदर अगर तुम सॉल्ट भरोगे तो सॉल्ट के नीचे गिरने के चांस हैं, है ना, सॉल्ट नीचे गिर जाएगा। और तो सॉल्ट को अगर बचाना है भाई, तुम नीचे ना गिरो, तो उसके लिए मैंने पोरस कैप लगा दिया है। लेकिन थोड़ा सा इसको जिलेटिन के फॉर्म में या फिर जेल के फॉर्म में इसको रखना होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो भी होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, ये थोड़े
पेस्ट के होते हैं, पेस्ट के फॉर्म में होंगे। पेस्ट के फॉर्म में इसलिए लिया जाता है कि आयंस का मूवमेंट इसमें आराम से हो पाए, है ना। अगर सॉलिड सॉल्ट डाल देंगे तो मूवमेंट आराम से नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ क्या करना है, इसको पेस्ट के फॉर्म में डालना है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे पेस्ट रखा जाएगा, पेस्ट बनाया जा रहा है, पेस्ट। पेस्ट बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल होता है उसका हम लोग कहते हैं अगर 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 एक एल्गी है जिसके कारण कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब थोड़ा से पानी में घुला देते हैं और एल्गी के साथ मिक्स कर देते हैं तो यह एक पेस्ट के ऐसा फॉर्म हो जाता है। तो पेस्ट होने से दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक तो आयंस बन गए, सॉल्ट को फ्री आयंस के रूप में यहाँ मूव करने का एक मीडियम मिल गया पेस्ट होने के कारण। दूसरा, ये फिर नीचे गिरने के चांसेस के कम हो गए। जो पोरस कैप है या फिर जो ग्लास वूल है इसको हम लोग अच्छे से उसको रोक पाते हैं। तो ठीक है, वो बातें मैं लिख दूंगा अभी, तत्काल यहाँ याद रखो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और इसको बंद किया गया है, इसको बंद पूरी तरह से नहीं किया गया है, पोरस कैप है, यानी कि जो आयंस है इससे अलाउड हैं, बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना पूरा का पूरा अरेंजमेंट। अब बारी है स्विच ऑन करने की भाई, तो स्विच ऑन करो। अब हुआ स्विच ऑन। जैसे बच्चों स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, जैसे बच्चों स्विच ऑन होता है तो ये जानो, ये पहले से जानने वाली बात है कि जिंक प्लेट, जो ये जिंक मटेरियल होता है या जिंक का जो मेटल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के रिस्पेक्ट में। ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि अभी मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किया है। तो अगले क्लास में मैं इसको डिस्कस करूँगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो अभी तत्काल एक इन्फॉर्मेशन आप याद रखो, क्या कि जिंक प्लेट यानी कि जिंक का जो रिएक्टिविटी होता है वह कॉपर से ज़्यादा होता है, यानी कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव। एक बात अभी याद रखने वाली है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जिंक सॉलिड इज़ मोर रिएक्टिव देन क्या, कॉपर सॉलिड, ठीक है। इसका क्या मतलब हो रहा है, रिएक्टिव होने का कहने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है दैट इज जिंक सॉलिड हैविंग मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। अभी तत्काल बच्चों ये दिमाग में रख लो, और इसको मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल पढ़ाऊंगा बच्चों इसको, कहाँ पे, जब मैं तुमको अगले क्लास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अभी तुमको एक एजम्पशन लेके चलना है कि क्या, कि भाई जिंक रिएक्टिविटी जो होती है वो कॉपर से ज़्यादा होती है। तो एक तो क्लियर हो गया ये बात। अब जैसे कि जिंक रिएक्टिविटी यानी कि जिंक के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए जैसे ही स्विच ऑन होता है बच्चों तो यहाँ के जो जिंक हैं, ये जो जिंक इसमें जो होगा, जिंक के बहुत सारे इसमें एटम्स होंगे, वो जिंक क्या होगा, यहाँ पे डिसोसिएट करके यहाँ पे जिंक +2 के फॉर्मेशन करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है, यानी कि जिंक +2 का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इस पूरे सेल में हो रहा है। और जैसे ही जिंक Zn+2 में कन्वर्ट करेगा अपनी हाई रिएक्टिविटी होने के कारण, इससे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो जाएगा। सही बात है भाई, क्योंकि जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव आ रहा है, और ये बना कैसे होगा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करता हुआ सर्किट से, एक्सटर्नल सर्किट, दिस इज मेटल वायर, मेटल वायर से होता हुआ क्या होगा, कहाँ पहुंच जाएगा, ये कॉपर प्लेट के पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का इन्फ्लुएंसेस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कौन आ चुका है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ चुका है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो इसके अंदर जो केटायंस मूव कर रहे थे, दैट इज कॉपर +2, ये क्या करेंगे, ये इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके कॉपर सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। दो बात यहाँ पे हुई, पहला कि जिंक यहाँ से डिसोसिएट करके, यानी कि यहाँ पे इस स्ट्रिप्स पे जो जिंक का मास है वो घटने लगेगा, और इस स्ट्रिप पे कॉपर जो है डिपॉजिट होने लगा, मतलब इस स्ट्रिप का मास बढ़ने लगेगा। अभी एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, क्या बोला मैंने, कि जिंक का मास यहाँ पे घटने लगेगा क्योंकि जिंक यहाँ पे डिसोसिएट कर रहा है, और कॉपर स्ट्रिप्स का मास बढ़ने लगेगा क्योंकि कॉपर के ऊपर कॉपर सॉलिड का डिपॉजिशन हो रहा है। अब क्या होगा, तो यहां से यहां तक की तो सर्किट अभी कंप्लीट हो गई है ना। अब क्या होगा कि जैसे ही, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हो चुका है, एक
केटायन की संख्या ज़्यादा हो गई है, यानी कि एक जिंक +2 यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे एक कॉपर +2 का लॉस हो चुका है। इसका मतलब यह जो सॉल्यूशन जो कि पहले न्यूट्रल था, अब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, दो पॉजिटिव चार्ज कहो, मैं एक केटायन की बात कर रहा हूँ, एक केटायन आ गया है। और चूंकि यहाँ से पहले यह भी पहले न्यूट्रल था, लेकिन इसका एक केटायन यहाँ पे डिपॉजिट हो गया जाकर, तो इस सॉल्यूशन में भी एक केटायन का लॉस हो गया है। तो एक बात याद रखो कि जो भी सॉल्यूशन यहाँ लिया जाता है, इस सॉल्यूशन का न्यूट्रल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये न्यूट्रल नहीं होंगे तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपोजिट रूप से डेवलप होने लगता है, अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस एराइज होने लगता है। उसकी चर्चा मैं करूंगा बाद में, अभी तत्काल याद रखो कि एक रिड्यूसिंग पोटेंशियल काम करने लगता है, यानी कि जो सेल का ओवरऑल पोटेंशियल है वह कम होने लगता है, जिसके कारण कि यहाँ पे सॉल्ट बेस रखा था डेनियल ने। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही केटायन की कमी होगी तो यह इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे जो भरा हुआ है और इसमें जो केटायंस पड़े हुए हैं, किसमें, सॉल्ट के केटायन, यह अपना केटायन इसको क्या करेगा, पास कर देगा। और अपना केटायन जैसे ही इसको पास करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फिर से न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। और यहाँ पे चूंकि केटायन एक्स्ट्रा हो गया था तो यह अपना एनायन जो है यहाँ पास कर देगा, तो एनायन यहाँ पे आ जाएगा, जिससे कि इसकी न्यूट्रलिटी फिर से मेंटेन हो जाएगी। पहले भी न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल है। अब इस तरह से देखा जाए तो ये पूरा सर्किट अपना कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट हो चुका है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे मूवमेंट हो चुका है इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे जो मूवमेंट है इस साइड हो चुका है केटायंस का और सॉल्ट ब्रिज में, और इस साइड मूवमेंट हो चुका है एनायंस का। और यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस तरह से पूरी सर्किट कंप्लीट हो गई, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगी बच्चों, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। ये रही बात। और अमीटर अपना रीडिंग दिखाने लगेगा इस तरह से। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिस साइड टू दिस साइड हो रहा है। कहने का मतलब जिंक प्लेट के साइड से कॉपर साइड हो रहा है। ये पूरी बात है। अब सुनो ध्यान से, चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ पे रिलीज कर रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पे नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर रहा है। तो रिलीज कर रहा है यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहना नहीं चाहता है, यानी कि इस इलेक्ट्रोड को हम लोग निगेटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, इसलिए सिंबॉलिकली हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे लिख देते हैं, पहली बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा तुमको उल्टा लग सकता है। तुम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े होगे 10th में, तो वहाँ पे बताया जाता है कि कैथोड के ऊपर जो होता है वह नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड के ऊपर जो होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन थोड़ा संभल के बच्चों, जिंक यहाँ प्लेट जो है वह एनोड के जैसा काम कर रहा है, और जो कॉपर प्लेट है वह अपना कैथोड के जैसा काम कर रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें मैं एनोड और कैथोड के डेफिनेशन की बात करता हूँ। ठीक है, कहते क्या है, वैसा इलेक्ट्रोड्स जिसके ऊपर, जैसे एनोड की हम बात करें तो एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि एट दिस इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चों। और कैथोड क्या होता है, एट दिस इलेक्ट्रोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। ये जो बात है ये हमेशा सही है, इसके प्लस माइनस को याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है, जहां पे जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा वह हो गया एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। अब ध्यान दो, फिर से यहाँ पे ध्यान देना, क्या, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो चूंकि इस प्लेट पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए इसका नाम एनोड रखा गया, और इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ से थ्रू आउट हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे माइनस रखा गया। यहाँ पे कॉपर का, इस प्लेट पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है इसलिए कैथोड कहा गया इसको। और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया जा रहा है अपनी ओर, तो इसलिए इसको पॉजिटिव से सिग्नल दिया गया, पॉजिटिव साइन यहाँ पे दी गई है। जबकि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड के ऊपर नेगेटिव हो जाएगा।
तो हम लोगों को यहाँ से एक बात तो समझ में आ गया कि कैथोड को पॉजिटिव होगा या नेगेटिव या क्या होगा, इसकी चर्चा नहीं करनी है। याद ये रखना है, वैसा इलेक्ट्रोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा वह एनोड कहलाएगा, और वैसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे रिडक्शन होगा वह कैथोड कहलाएगा। आज के बाद से इसी बात को याद रखना है, प्लस माइनस को याद नहीं रखना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही बल्ब मेरा ग्लो करने लगा तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे वोल्टामीटर अपना रीडिंग शो करेगा। तो वोल्टामीटर क्या मान लेते हैं, वोल्टामीटर जो है वो एक रीडिंग शो कर रहा है जिसका हम लिख देते हैं 1.1 वोल्ट। तो मैंने मान लिया कि जो ये अपना वोल्टामीटर लगा हुआ है ये 1.1 वोल्ट का रीडिंग यहाँ शो कर रहा है, जिसको हम लोग इस पूरे सेल का पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड या सेल पोटेंशियल कह देंगे, तो इसको हम लोग ई सेल कह देते हैं। लेकिन बच्चों ये जो ई सेल है ये तब निकाला गया है जब जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन 1 m रखा गया था, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे प्रेशर भी की बात करें तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, प्रेशर को 1 बार रखा जाता है और टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इतने कंडीशन को जब मेंटेन किया जाता है, इतने कंडीशन को, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर सबको जब मेंटेन किया जाता है, तो ये देखा गया कि जो वोल्टामीटर है ये 1.1 वोल्ट की रीडिंग शो कर रहा है। और इसे हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ई नॉट क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात है, ये भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी तत्काल बता दूं, इस पूरे सेल का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब इस कंडीशन पर, इस 1 2 3 इस 3 कंडीशन पर जब किसी भी सेल का पोटेंशियल निकाला जाता है, फिर से बोलता हूँ, इस 3 कंडीशन पर जब भी किसी सेल का पोटेंशियल निकाला जाता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ई जो है वह सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए है, और ई नॉट जो है वह इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यह एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रहा है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब ये रखा गया तो इसका जो वोल्टेज यहाँ पे दिख रहा है दैट इज 1.1 वोल्ट। तो यहाँ से आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा कि डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन क्या है और काम कैसे करता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और एक बात, ये जो मेटल वायर है इसको हम लोग एक्सटर्नल सर्किट कह देते हैं। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सटर्नल सर्किट, बाहरी सर्किट है ये। और जो सॉल्ट ब्रिज है बच्चों, इसको हम लोग इंटरनल सर्किट कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सब, इंटरनल सर्किट, ठीक है। अब देखो, चूंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है एक्सटर्नल सर्किट में, एनोड साइड टू कैथोड के साइड, इसलिए करंट का मूवमेंट किधर से किधर होगा। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट का मूवमेंट जो होता है वह कैथोड से एनोड के साइड होता है, जबकि सॉल्ट ब्रिज में जो करंट का मूवमेंट होता है वह एनोड टू कैथोड साइड होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये सॉल्ट ब्रिज के लिए, और ये किसके लिए है, ये मेटल वायर के लिए है। ये किसके लिए है, एक्सटर्नल सर्किट के लिए है। ये किसके लिए है, इंटरनल सर्किट के लिए है। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, तो हम कहेंगे कैथोड साइड टू एनोड साइड होता है, जबकि इंटरनल सर्किट में करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, तो एनोड साइड से लेकर कैथोड साइड में होता है, पहली बात। और एक बात, अगर कोई तुमसे पूछे कि जो करंट का मूवमेंट हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, तो मैं यहाँ कहूँगा कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट का जो मूवमेंट होता है वह इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है, जबकि इंटरनल सर्किट में जो करंट का मूवमेंट होता है वो आयंस के मूवमेंट के कारण होता है। ध्यान देंगे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है इससे। फिर से बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल सर्किट में करंट का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है, जबकि इंटरनल सर्किट में करंट का मूवमेंट वो आयंस के मूवमेंट के कारण होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा अपना कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग बात करते हैं एक और, ये जो पूरा सीन है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसको हम लोग कह देते हैं क्या, इसमें एक रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो जिंक का Zn+2 में कन्वर्जन हो रहा है, चूंकि एक ऑक्सीडेशन हो रहा है। चूंकि यहाँ इस सेल में या इस पार्ट ऑफ द सेल में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, इसलिए इस पार्ट को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह देते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये जो पार्ट है, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है।
ये पार्ट। और ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह देते हैं और इस पार्ट को हम लोग रिडक्शन हाफ सेल कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। तो ये रही कंस्ट्रक्शन की बात। अब देखते हैं हम लोग रिएक्शंस की बात। अगर हम लोग देखें कि रिएक्शंस क्या हो रहा है, तो रिएक्शन दो जगह हो रहे थे। एक तो एनोड पे रिडक्शन हो रहे थे, सॉरी रिएक्शन हो रहे थे, और एक कैथोड पे रिएक्शन हो रहे थे। हम रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन कंस्ट्रक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस चीज को। सबसे पहले हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं एट एनोड। तो मैंने पहले ही बता रखा है, एनोड आज के बाद से क्या याद रखना है तुम लोगों को? एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो रिएक्शन होंगे वो कौन से रिएक्शन होंगे? वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होंगे। तुम लोग रिडॉक्स में पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये पढ़ते हो तुम लोग। इसको हम लोग यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होते हैं, जिसको हम OHR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। OHR ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, जरा ध्यान दो। यहाँ पे क्या हो रहा था? जिंक सॉलिड का जो था कन्वर्जन हो रहा था किसमें? जिंक +2 में, एक्वस विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ठीक है, और एनोड के बारे में बात हो गई। अब कैथोड के बारे में बात कर रहे हैं। एट कैथोड कौन सा रिएक्शन होगा? कैथोड के बारे में बात करूं, दिस इज, यहाँ पे हो जाएंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे रिडक्शंस होते हैं। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन यहाँ पे होंगे, जिसको हम लोग बच्चों RH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रिएक्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा था, खुद से सोचो। कॉपर +2 जो थे एक्वस फॉर्म में जो था आपका, वो क्या कर रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, जो कि जिंक के द्वारा आया हुआ था। और ये क्या कन्वर्ट हो रहा था किसमें? वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। यानी कि यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है, लॉस हो रहा है, जबकि यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन हुए, और इसी दो रिएक्शन को अगर हम जोड़ दें, इसी दो रिएक्शन को अगर हम जोड़ दें तो इसको हम लोग कह देंगे सेल रिएक्शन। तो एट एनोड हो गया, एट कैथोड हो गया, और सेल रिएक्शन या फिर नेट सेल रिएक्शन क्या होगा? नेट रिएक्शन भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा इसका? तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा? देखो, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो लॉस गेन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएंगे जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस, और यहाँ बन जाएगा Zn+2 एक्वस और कॉपर सॉलिड का डिपोजिशन। तो दिस इज द रिएक्शन। ये वह रिएक्शन है जो कहाँ होगा बच्चों? ये पूरे सेल का नेट रिएक्शन है। एनोड पे ये रिएक्शन होंगे, कैथोड पे ये रिएक्शन होंगे, ओवरऑल रिएक्शन ये होगा। अभी तुमको तत्काल बता दो फिर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं इस तरह से, Zn से Zn+2। ये लिखने का तरीका है किसको? रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, जिसमें ये बताया जा रहा है कि Zn जो हो रहा है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। यह सॉलिड फॉर्म में है और यह एक्वस फॉर्म में है। और ये जो बार दिया गया है ये बताता है कि ये दोनों डिफरेंट फेज के हैं। मतलब यह सॉलिड है और यह एक्वस है, और इसकी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल है, दिस इज +0.76 वोल्ट, ठीक है। जबकि इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, Cu+2 से Cu। अब यहाँ देखो, दोनों फिर से क्या है? ये एक्वस है, ये सॉलिड है, तो बीच में मैंने बार लगा दिया है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? कि भाई यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसकी वैल्यू होती है, ये भी एक्सपेरिमेंटल है, दिस इज 0.36 वोल्ट। तो दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। और इस पूरे सेल का जो रिएक्शन हो जाएगा, इस पूरे सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, इसका E0 सेल देखो ये आ रहा है 1.1 वोल्ट, जो कि मैंने पीछे सॉल्ट ब्रिज में रिप्रेजेंट किया था।
अब ये कहाँ से आया, ये कैसे आता है, ये क्या है, इसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूँगा, ये अगली क्लास की चीज़ें हैं। अभी दिमाग में बस इसको रखने के लिए मैंने बता दिया कि हर सेल का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हर इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होता है उसका एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब तुमको लग रहा होगा इस दोनों को सिर्फ सिंपली ने जोड़ दिया है, तो यहाँ पे सिंपली जोड़ा नहीं किया है, ये जोड़ा नहीं जाता है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। तो अभी तत्काल मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो इसको बस दिमाग में रखो कि ऐसा कुछ लिखा जाता है, ठीक है। चलो भाई, तो ये रहा अपना पूरा सेल रिएक्शन। दिस इज यानी कि जो डेनियल सेल में कौन सा रिएक्शन हो रहा था, आज के बाद से अगर डेनियल सेल के रिएक्शन की बात की जाएगी तो इसको Zn सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 से Zn प्लस 2 एक्वस कॉपर सॉलिड बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसका ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट होगी। और ऑब्वियस है चूंकि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए इसको हम लोग डेल जी नॉट सेल जो होगा इसका ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब यह पूरी प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस है, इसको होने के लिए किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल एजेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यह ऑब्वियस है कि रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो यहाँ पे 0 से +2 हो रहा है, अब +2 से 0। कहीं कहीं पे इसी रिएक्शन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे देखो, Zn सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट aqueous converted to ZnSO4 aqueous प्लस कॉपर सॉलिड। इस फॉर्म में भी हम लोग डेनियल सेल के रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक है। दिस ऑल्सो द रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल। यहाँ पे बस चूंकि यहाँ पे बस केटायन लिया गया था, यहाँ पे मैं सॉल्ट के रूप में जो सॉल्यूशन है उसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना नेट रिएक्शन है जो कि एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या एक तरह का बच्चों, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होंगे, जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये खुद ब खुद होंगे क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी होती है ज़्यादा, और जिंक ऑटो मोड में यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर जाएगा। इसे होने के लिए किसी भी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रही बात। अब चूंकि हम लोगों ने देख लिया है कि आखिर डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और रिएक्शंस क्या हो रहे होते हैं और कहाँ पे हो रहे होते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया। अब मैं बात करने वाला हूँ कंपोनेंट्स के बारे में, ध्यान देंगे। देयर आर 4 components. There are 4 components in Daniell cell. डेनियल सेल या फिर तुम इसको गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैं जो बात कर रहा हूँ डेनियल के मदद से मैं गैल्वेनिक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जो पहला कंपोनेंट है वो आपको पता चल रहा होगा, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यानी कि जो गैल्वेनिक सेल हम लोग जो बनाते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें पहला चीज़ जो लेते हैं वो दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल हम लोग क्रिएट करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है, ओनली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर्स। और जो डेनियल सेल की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन में। तो ये अपना पहला क्या है, पहला कंपोनेंट है किसका, रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, या फिर गैल्वेनिक सेल का। तो गैल्वेनिक सेल का जो पहला कंपोनेंट है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। और दूसरा जो है दैट इज रिडक्शन हाफ सेल। दूसरा पार्ट है रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ पे क्या होंगे, ओनली RHR अकर्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, RHR होगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कॉपर +2 जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, कॉपर सॉलिड में। एक्वस ले लें, कॉपर सॉलिड में। तो दिस इज द रिडक्शन हाफ सेल, जहाँ पे सिर्फ रिडक्शन होंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस होंगे। तीसरा पार्ट हो जाता है बच्चों दैट इज एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट, अब एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो एक्सटर्नल सर्किट क्या है, तो ये मेटल वायर है जो किसको कनेक्ट करता है, कैथोड और एनोड को। मैंने लिखाया था पीछे, इट इज अ मेटल वायर, इट इज अ मेटल वायर
कनेक्ट्स एनोड एंड कैथोड। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये कंपोनेंट है, मेटल वायर। ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है किधर से किधर, एनोड के से कैथोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन मूव्स कहाँ से किधर बच्चों, एनोड से लेकर कैथोड की ओर, एनोड टू कैथोड। और करंट मूव्स, करंट का मूवमेंट किधर से किधर होता है, उल्टा हो जाता है, कैथोड टू एनोड। ठीक है। और यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, क्या कि जो करंट का जो मूवमेंट हो रहा है कैथोड टू एनोड, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखना है। यानी कि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है एक्सटर्नल सर्किट में, जो कंडक्टिविटी हो रही है करंट की, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो कंडक्टिविटी अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। मीन्स जो कंडक्टेंस हो रही है, करंट की जो कंडक्टेंस हो रही है किधर से किधर, कैथोड टू एनोड, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है। ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये जितनी बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको हम लोग सिम्बॉलिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे एनोड है और यहाँ बना दो कैथोड, और इधर से इधर कनेक्ट कर दो, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर दिखा दो, और करंट का मूवमेंट इधर। इससे याद रहेगा कि एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कैथोड से एनोड की ओर करंट जा रहा है, और करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण मूव हो रहा है। ये आपका पूरी बात हो गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, इंटरनल सर्किट के बारे में। ये तो एक्सटर्नल सर्किट था, हम लोग इंटरनल सर्किट के बारे में बात करते हैं। चौथी बात, इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट क्या है, सबसे पहले ये क्या है, ये एक सॉल्ट ब्रिज है, इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज भी कहते हैं, है ना। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है अपना, एक सॉल्ट ब्रिज जो है वो अपना क्या है, यहाँ पे एक इंटरनल सर्किट है। ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप्ड ट्यूब, मैंने बताया था कि ये यू है, यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब है, जिसके बारे में बाद में बात करूँगा। ठीक है। जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को कनेक्ट करता है। तो इसकी चर्चा करेंगे। सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, है ना, दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आयंस का मूवमेंट होता है, तो एनायंस का मूवमेंट होता है किधर, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की ओर। तो एनायंस मूव्स किधर, टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड केटायंस मूव्स टुवर्ड्स क्या, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है। और करंट किधर से किधर मूव होगी, करंट मूव होगा किधर से किधर बच्चों, तो करंट मूव होगा किधर से किधर, एनोड से कैथोड की ओर। करंट मूव्स किधर से किधर, एक तरह से कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल की ओर, रिडक्शन हाफ सेल की ओर मूवमेंट होगा। ठीक है। और ये जो करंट का मूवमेंट होगा और कंडक्टिविटी किसके कारण होगी, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण कंडक्टिविटी नहीं हो रही है, यहाँ पे आयंस के मूवमेंट के कारण कंडक्टिविटी हो रही है। और यहाँ लिख सकते हैं क्या, कंडक्टिविटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एनायंस एंड केटायंस। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात थी।
तो इसको हम लोग सिम्बॉलिकली अगर लिखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल, या फिर एनोड से कैथोड को कनेक्ट किया जा रहा है सॉल्ट ब्रिज के द्वारा, और सॉल्ट ब्रिज से जो एनायंस है वो इधर की ओर जा रही है, जो केटायंस है वो इधर की ओर जा रहे हैं, और जो करंट है वो इधर की ओर जा रहा है। तो इससे आपको याद रखने में सुविधा होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को हम लोग सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज सॉल्ट ब्रिज, दिस इज इंटरनल सर्किट, जिसमें हम लोग एनायंस का मूवमेंट ऑक्सीडेशन हाफ सेल की ओर कर रहे हैं और केटायन का मूवमेंट रिडक्शन हाफ सेल की ओर कर रहे हैं, दैट इज एनोड, दैट इज कैथोड, और करंट का मूवमेंट ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल की ओर, मींस एनोड से कैथोड की ओर। तो ध्यान रखने वाली बात है, तो यह एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट का मूवमेंट होता है वो ऑपोजिट होता है विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनल सर्किट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, जो एडवांस के लिए क्वेश्चन बन जाएंगे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बन जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ तो देख लिया कि आखिर कितने कंपोनेंट है, तो टोटल 4 कंपोनेंट हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सीन और बताता हूँ तुम लोगों को। अगर कोई भी गैल्वेनिक सेल है और उस गैल्वेनिक सेल में हम लोग बाहर से कोई अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ऐड कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब ज़रा। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल। वो मैं क्यों सिखा रहा हूँ वो ध्यान देना। एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल, एक्सटर्नल ऑपोजिट, अपोजिट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ई एक्सटर्नल है ना, ऐड किया जा रहा है। तो अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल ऑन डेनियल सेल, डेनियल सेल कहो या फिर उसको हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, गैल्वेनिक सेल, है ना, ऑन डेनियल सेल, क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान देंगे। इसमें क्या क्या केस बन सकता है, कहने का मतलब जैसे मान लो कि अपना जो यहाँ पे क्या लगा हुआ था, वोल्टामीटर लगा हुआ था, मैं बस सिंबॉलिकली दिखा रहा हूँ। ये अपना सॉल्ट ब्रिज में वोल्टामीटर लगा हुआ था बच्चों यहाँ पे, जहाँ पे 1.1 वोल्ट करंट, 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। और इसी सर्किट में हमने क्या करना है कि मान लो एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल पोटेंशियल को हमने क्या करना है यहाँ पे ऐड कर देना है। एक एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पे मान लो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपोजिट पोटेंशियल, यानी कि जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा उल्टा कर करके मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल, अपोजिट पोटेंशियल मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज अपोजिट पोटेंशियल, दिस इज ई एक्सटर्नल मान लो, जो कि अपोजिट पोटेंशियल है। ये क्या है, ऑपोजिट है। अपोजिट एक्सटर्नल पोटेंशियल मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, जोड़ दिया है, किससे, डेनियल सेल से। क्या फर्क पड़ेगा, तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं धीरे धीरे। क्या कर सकते हैं, जैसे तुम लोग सुनते देखते होगे स्टेबलाइजर होता है ना, जहाँ पे तुम लोग नॉब घुमाते हो तो धीरे धीरे उसके वोल्टेज में इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है घटाने पे। तो हम लोग इसी एक्सटर्नल पोटेंशियल के वोल्टेज को धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी जैसे केस 1 क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। केस 1, अगर तुम्हारा ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो 1.1 वोल्ट से कम होगा तो क्या होगा, दोनों अगर बराबर होंगे तो क्या होंगे, और अगर ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 3 केस यहाँ पे बन रहा है। तो केस 1 देखते हैं कि ई एक्सटर्नल की वैल्यू अगर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए 1.1 वोल्ट से, 1.1 वोल्ट दैट इज ई नॉट सेल। तो किसी भी, चूंकि मेरा डेनियल सेल है तो मैंने 1.1 वोल्ट लिया है, इसके अलावा अगर कोई और सेल होता तो उसका अलग वैल्यू होता। तो डेनियल के लिए 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये पहला सीन दे रहा हूं मैं तुमको, क्या कि एक ऐसा एक्सटर्नल पोटेंशियल मैंने ऐड किया है, वो भी अपोजिट, एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल। अपोजिट पोटेंशियल मतलब यह जो पोटेंशियल होगा वो इस पोटेंशियल को रिटार्ड करेगा, रिटार्ड मतलब काउंटर करेगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो अगर इसके पोटेंशियल से इसका पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, खुद ही सोचो। तो सारा का सारा रिएक्शन जो है वो उल्टा होने लगेगा। इसका मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और जिंक की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। पूरा का पूरा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, बाहर से ऑपरेट होने लगेगा वो चीज़। तो यानी कि बाहर से ऑपरेट होने लगेगा पूरा का पूरा फिनोमेना, और जिसके कारण कैथोड जो है वो बदल जाएगा और एनोड भी बदल जाएगा। तो यानी कि इफेक्ट क्या होगा, तो देखिए ध्यान दें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन
तो पहला इफेक्ट क्या होगा, तो जेड एन सॉलिड जो आपका है, जेड एन सॉलिड प्लेट जो होगा, प्लेट विल बी कैथोड। सबसे पहले जो एनोड था वो बन जाएगा कैथोड, ठीक है। कॉपर सॉलिड जो कि पहले कैथोड था अब बन जाएगा एनोड, प्लेट विल बी एनोड। अब एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, पहले एनोड पे क्या हो रहा था, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे अब गंगा उल्टी बहेगी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होने लगेगा। ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बाहर से जो अपोजिट पोटेंशियल ऐड किया गया है उसकी वैल्यू सेल के अपने पोटेंशियल से ज्यादा है, तो वह रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, ठीक है। उसी तरह से एट कैथोड पे कौन सा रिएक्शन अब होने लगेगा, तो एट कैथोड पे अब Zn+2 जो है वह रिड्यूस करने लगेगा। पूरी बात उल्टी हो रही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर होगा, करंट मूवमेंट की बात करें, करंट की बात करें तो किधर से किधर हो जाएगा, तो करंट का मूवमेंट पहले किधर से किधर हो रहा था, कॉपर प्लेट से लेकर एनोड जिंक प्लेट की ओर हो रहा था, और अब क्या होगा, जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट की ओर। तो एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट के लिए तो ये मूवमेंट तो चूंकि एक्सटर्नल सर्किट है और करंट का मूवमेंट है, तो ये तो हमेशा कैथोड टू एनोड ही होगा, लेकिन चूंकि अपना कैथोड ही बदल चुका है तो मूवमेंट जिंक से कॉपर की ओर होगा, जेडन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होगा, ठीक है। और इंटरनल सर्किट भी उल्टा हो जाएगा। इंटरनल सर्किट में करंट का फ्लो कैसा होगा, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, कॉपर साइड से लेकर के जिंक साइड की ओर होगा। यानी कि पूरी की पूरी बात उल्टी हो जाती है अगर बाहर से ऐड होने वाला एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल की वैल्यू सेल के अपने पोटेंशियल से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे चूंकि मैंने 1.1 वोल्ट लिया है वह डेनियल सेल के लिए है, अगर कोई और सेल लोगे तो ये वैल्यू अलग हो जाएगी, ठीक है। अब चलो बात करते हैं केस 2। केस 2 तो तुम लोग जान ही रहे हो, केस 2 क्या है, अगर मान लो ई एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम हो जाए 1.1 वोल्ट से, दैट इज ई नॉट सेल से, तो क्या होगा, तो क्या होगा सोचो, अपोजिट से लगने वाला जो पोटेंशियल है वो प्रोड्यूस होने वाले पोटेंशियल से कम है। इसका मतलब जो करंट का मूवमेंट होगा वो तो कम हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज का डिक्रीमेंट तो होगा, अदरवाइज जो जैसा मूवमेंट पहले हो रहा था, चार्ज जो कैथोड था वही रहेगा, जो एनोड था वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, नेट पोटेंशियल तुम्हारा कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो वोल्टेज है तुम्हारा सेल का वो डिक्रीज कर जाएगा। बस यहीं पे एक इफेक्ट आने वाला है, यानी कि वोल्टेज डिक्रीजेस, वोल्टेज ऑफ सेल डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन जो मूवमेंट होता था, जैसे कि जो कैथोड था कॉपर, तो वो कैथोड ही रहेगा, यानी कि जो जिंक सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड प्लेट विल बी क्या होगा, पहले जो था वही रहेगा, बस वैल्यू कम हो गई है, विल बी एनोड, क्योंकि काउंटर नहीं कर रहा है, काउंटर कर रहा है लेकिन काउंटर ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो 1.1 वोल्ट से कम है, इसलिए एनोड जिंक ही कहलाएगा। और कॉपर सॉलिड जो है पहले भी कैथोड था अभी भी कैथोड ही कहलाएगा। और उसी तरह से एट एनोड पे पहले भी जिंक का ऑक्सीडेशन होता था, अब भी जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। एट कैथोड पे पहले भी कॉपर का रिडक्शन होता था, अभी भी कॉपर का ही रिडक्शन होगा। करंट की बात करें, करंट की बात करें तो एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो पहले जो मूवमेंट होता था वो किधर से किधर, कॉपर से जिंक होता था, अभी भी कॉपर से जिंक ही होगा। और इंटरनल सर्किट में जिंक टू कॉपर होता था, अभी भी जिंक टू कॉपर ही होगा। बस फर्क क्या पड़ा कि जो वोल्टेज पहले 1.1 वोल्ट का क्रिएट हो रहा था स्टैंडर्ड कंडीशन पे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ऑब्वियस है कम होनी है, क्योंकि एक्सटर्नल पोटेंशियल जो ऐड हो रहा है वो इसको काउंटर कर रहा है, तो काउंटर होने से नेट वोल्टेज गिर जाता है। ये रही दूसरी बात। केस 3,
इससे क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, इसलिए ध्यान सीखिए। केस 3 क्या है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू मैंने 1.1 वोल्ट कर दी है, दैट इज ई नॉट सेल, जो भी सेल है उसके स्टैंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर कर दिया मैंने। तो अब क्या होगा, ऑब्वियस बात है कि 1.1 वोल्ट ये प्रोड्यूस कर सकता है, और अपोजिट से भी काउंटर किया गया है 1.1 वोल्ट से ही। इसका मतलब कोई भी करंट का मूवमेंट बच्चों यहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं नो करंट मूवमेंट, नो करंट मूवमेंट। इसका मतलब इक्विलिब्रियम मिल चुका है, इक्विलिब्रिया इज अचीव्ड, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। और क्या कह सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड पे किसी तरह कोई चेंज नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रोड्स पे क्या होता था, कॉपर प्लेट्स पे डिपोजिशन होने लगता था, जिंक प्लेट पे डिकम्पोजिशन होने लगता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। किसी भी इलेक्ट्रोड्स पे किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। नो चेंज ऑन द इलेक्ट्रोड, नो चेंज ऑन एनी इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो 3 केसेस हुए बच्चों। तो पहला जो केस था, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल, जो अपोजिट एक्सटर्नल पोटेंशियल था, उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, तो ये पूरा का पूरा जो सीन हो रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, पूरा का पूरा केस उल्टा हो गया है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, इसका उपयोग तब कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने बहुत सारा जिंक को क्या कर दिया है, बहुत सारा जिंक मेरा लॉस हो गया है। अब जिंक के स्ट्रिप्स क्या हो चुके होंगे, काफ़ी पतले हो गए होंगे, और कॉपर बहुत सारा डिपोजिशन हो चुका है। तो अब मैं अगर बाहर से मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दूं, वो भी 1.1 वोल्ट से ज़्यादा, तो क्या होगा, सारा जो जिंक डिसोसिएट करके जो आया था वो सारा फिर क्या होगा, फिर से जा करके वो डिपॉजिट कर जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो जितने जिंक का लॉस हुआ है वो फिर से क्या होगा, तुमको मिल जाएगा। या फिर जितना कॉपर तुमको स्ट्रिप्स पे ऐड हो गया वो सारा कॉपर फिर से सॉल्यूशन में चला गया। तो इसका बेनिफिट हो गया। एक तरह से ये समझो, एक तरह से ये चार्जिंग कंडीशन हो गया है। चार्ज कंडीशन इसी तरह से होता है। चार्जिंग कंडीशन है जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो करंट के कारण चार्जिंग होती है, और ये डिस्चार्जिंग कंडीशन है, दिस इज स्पॉन्टेनियस। और ये रहा अपना इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि अगर किसी बैटरी को हमको अगर चार्ज करना है तो मुझे उस बैटरी का जो अपना स्टैंडर्ड ईएमएफ है या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उससे ज़्यादा पोटेंशियल मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी अपोजिट, तभी जा करके वह बैटरी फिर से चार्ज होगी। चार्ज होगी मतलब सारे रिएक्शन जो हैं वो उल्टे हो करके फिर सारे इलेक्ट्रोड्स अपने अपने लॉस और गेन को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये चार्जिंग कंडीशन है। ठीक है, जैसे कभी तुम लोग सुनते होगे ना कि जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रही है, वोल्टेज काफ़ी कम है। ऐसा क्यों होता है? तो वोल्टेज कम होने से बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही। इसका मतलब क्या है कि जो अपोजिट पोटेंशियल जो ऐड किया गया है तो वो बैटरी के द्वारा जो प्रोड्यूस पोटेंशियल है उससे कम है। तो कैसे चार्ज कर सकता है भाई? वो तो चार्ज कर ही नहीं सकता ना। चार्ज होने के लिए यानी कि रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ जाता है, और रिएक्शन को रिवर्स करने के लिए जो प्रोड्यूस पोटेंशियल होना चाहिए एक्सटर्नल पोटेंशियल, उसकी वैल्यू सेल के अपने पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए लो वोल्टेज पे हम लोग बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते हैं, बैटरी को हाई पोटेंशियल पे चार्ज करना पड़ता है। ये सारी बातें हुई। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है, जी मेन में भी आया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दें। अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज देखें, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। इससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनते हैं बच्चों। जे एडवांस में तो 2 बार क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। मैं दोनों क्वेश्चन तुम लोगों को दिखवाऊंगा आज। ठीक है, तो देखो सॉल्ट ब्रिज के बारे में। सबसे पहली बात, इट इज़ एन inverted U-shaped tube containing strong electrolyte। ऑब्वियसली जो अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉल्ट ही होगा, नाम ही है सॉल्ट ब्रिज। तो ब्रिज जो होंगे, ट्यूब जो होंगे वो सॉल्ट भी ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सॉल्ट
इन जेल फॉर्म, किस फॉर्म में होंगे? जेल के रूप में होंगे। मैंने पहले बोला था जेल के रूप में ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी, अदरवाइज केटायंस और एनायंस की जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगी सॉलिड फॉर्म में। तो जेल के फॉर्म में रखने से केटायंस और एनायंस का जो मूवमेंट होता है वो पॉसिबल हो पाता है। जेल फॉर्म, जेल कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? ड्यू टू अगर पेस्ट या फिर जिलेटिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिलेटिन पेस्ट। तो अगर पेस्ट या फिर जिलेटिन पेस्ट के मदद से हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्ट होगा उसको पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होने से क्या होगा, जो सॉल्ट के जो आयंस होंगे वो फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्यूब में रख करके ग्लास वूल से उसको पैक कर देते हैं, ग्लास वूल से या फिर पोरस कैप लेस से उसको हम लोग पैक कर देते हैं। तो अगर क्या है, काइंड ऑफ एल्गी है, जिसके कारण क्या होता है वो जेल फॉर्म कर देता है, जो जेल को बना सकता है, जेल काइंड, ठीक है। एग्जाम्पल देखें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्ट ब्रिज में। जैसे आप सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आखिर इन सब में क्या खासियत है भाई कि इन्हीं सबको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो वो मैं दिखाता हूँ, पहले एक एक करके बात कर रहा हूँ। सॉल्ट ब्रिज की जो पहली बात है वो क्या, कि जो सॉल्ट होंगे वो जेल फॉर्म में होंगे। जेल के फॉर्म में इसलिए होंगे क्योंकि आयंस का मूवमेंट होना अनिवार्य है, और मूवमेंट एक्वस फॉर्म में ही होगा, वो डिजॉल्व फॉर्म में ही होगा, जब आयन सेपरेटेड हों तभी होगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं हो सकता है। और किसी जेल फॉर्म को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिलेटिन फॉर्म या फिर अगर का पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और पोरस कैप लगा लेते हैं या फिर ग्लास वूल से उसको टाइट कर देते हैं। दूसरी बात क्या है, कहते क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टू अवॉइड प्रेसिपिटेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। टू अवॉइड प्रेसिपिटेशन ओनली inert kind of salts are used in salt bridge. Means its ions should not react with ions or electrodes of ऑक्सीडेशन हाफ सेल या फिर रिडक्शन हाफ सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब ध्यान क्या रखने वाला है इसमें, कि भाई आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है, किसमें, सॉल्ट ब्रिज में, ये भी सोच समझ के, जो इनर्ट नेचर का हो। किसके रिस्पेक्ट में, आयंस और इलेक्ट्रोड्स के रिस्पेक्ट में। कौन से आयंस हैं, जो आपके सॉल्यूशन में है, जो OHC में है, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और रिडक्शन हाफ सेल में जो आयंस है, यानी कि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट जो तुम लिए थे पीछे, है ना, उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। उसके आयंस से सॉल्ट ब्रिज के जो सॉल्ट हैं उनके आयंस रिएक्ट नहीं होने चाहिए, या फिर सॉल्ट ब्रिज के जो आयंस हैं वह कॉपर या फिर जिंक से रिएक्ट नहीं होने चाहिए, एक तरह से देखा जाए अगर डेनियल सेल की बात कर रहे हैं तो। अदरवाइज जो सेल लोगे उस सेल के इलेक्ट्रोड्स और उस सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होंगे उसके साथ सॉल्ट ब्रिज के सॉल्ट का जो आयंस है वह रिएक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्ट हो गया तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेटल कर जाएगा। अब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेटल कर जाएगा तो आयंस जो है वो आउट ऑफ द सेल हो जाएगा, सेल से बाहर चला जाएगा, सेल में उसका रिएक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रह पाएगा। तो अपना सेल क्या होगा, डिमोलिश कर जाएगा, सेल अपना ख़त्म हो जाएगा। तो सेल को बचाए रखने के लिए हम लोगों को वैसे सॉल्ट का ही इस्तेमाल सॉल्ट ब्रिज में करना है जिसके आयंस हमारे ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल के जो आयंस हैं या जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके साथ अपना रिएक्शन शो ना करे। ये हुआ।
अब जैसे कि इसको तुम्हें वैसे बताऊं, जैसे हाफ सेल के अंदर, जैसे मैंने एक हाफ सेल लिया, कोई भी हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, जैसे मान लो उसमें मैंने सिल्वर का, उसमें आयंस हैं, सिल्वर के कैटायन है, और सॉल्ट ब्रिज में तुमने क्या किया, तुमने मान लो पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है। अब पोटेशियम क्लोराइड ले लिया तो जैसे ही Ag प्लस की मात्रा बढ़ेगी तो वैसे ही Cl माइनस वहां आ जाएगा, और Ag प्लस और Cl माइनस क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करके AgCl बना देंगे, जो कि आप लोगों को पता है यह प्रेसिपिटेट बनाता है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, वाटर इनसॉल्युबल है ये, ठीक है। उसी तरह से मर्क्यूरस क्लोराइड Ag+2 Cl माइनस के बीच रिएक्शन होगा तो ये बन जाएंगे Hg2Cl2, ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर है। इसी तरह से लेड प्लस टू भी क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल है, PbCl2, ये स्लाइटली सॉल्युबल है, यानी कि स्लाइटली सॉल्युबल है, यानी कि प्रेसिपिटेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये देखो, ये 3 ऐसे कीटायंस हैं जिसका इस्तेमाल अगर हाफ सेल में हो रहा है तो सॉल्ट ब्रिज में यूज होने वाला सॉल्ट कभी क्लोराइड नहीं होना चाहिए, याद ध्यान रखेंगे इसको। इस तरह समझो, जैसे मैंने मान लो सिंबॉलिकली मैंने बनाया, जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रिप्स बनाया यहाँ पे, ये मान लो सिल्वर का स्ट्रिप्स है, ये सिल्वर सॉलिड प्लेट है, और इसको मैंने डाला हुआ है किसमें, इसको मैंने डाला हुआ है सिल्वर नाइट्रेट में, AgNO3 में, AgNO3 एक्वस। अब इसके अंदर AgNO3 एक्वस है तो यहाँ पे क्या होंगे, Ag+NO3- के आयंस काफ़ी सारे होंगे, और यहाँ पे मैंने यहाँ लगा दिया एक सॉल्ट ब्रिज, और इस सॉल्ट ब्रिज में मैंने मान लो वैसे सॉल्ट को लिया है जिसके पास क्लोराइड आयन है, ये चीज़ हो गया। जैसे पोटेशियम क्लोराइड ले लिया मैंने, अमोनियम क्लोराइड ले लिया मैंने, कुछ भी ले लिया मैंने, सोडियम क्लोराइड ले लिया मैंने। अब जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस एराइज होगा, तो ये क्या होगा, सिल्वर अपना Ag+ को यहाँ नीचे प्रोड्यूस करेगा, Ag+ को प्रोड्यूस करेगा, और जैसे ही Ag+ ये प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे कैटायन की मात्रा बढ़ जाएगी, और जैसे ही कैटायन की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये Cl- आके यहाँ पे डिफ्यूज कर जाएगा, और जैसे Cl- आके यहाँ पे डिफ्यूज करेगा तो जो यहाँ पहले से कैटायंस जो हैं उसके साथ उसकी अपनी एक रिएक्टिविटी शो होने लगेगी। जैसे मान लो ये Ag+ आया और ये Cl-, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट करने के बाद ये रहेंगे नहीं, वो नीचे सेटल कर जाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन से बाहर चले जाएंगे, ये प्रेसिपिटेट बन गया, AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया बच्चों। अब इससे घाटा क्या हो गया, इससे घाटा ये हो गया भाई कि जो भी Cl आएगा सब प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठता चला जाएगा ना, तो हमारा मकसद था कि इस पूरे सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना के रखना, तो इसको तो वो न्यूट्रल बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी Cl आएगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिर जो भी Cl आएगा फिर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो अपना काम यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगा, जो अपना टास्क था, इस Cl का जो काम था वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को वैसे इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ यूज करना है, जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ जो आयंस हैं या फिर जो इलेक्ट्रोड है इसमें से किसी के साथ अपना रिएक्शन शो ना करें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि अगर सिल्वर आयन, मर्क्यूरस आयन या लेड आयन है तो आप इलेक्ट्रोलाइट में या फिर सॉल्ट में क्लोराइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्लियर। क्योंकि क्लोराइड आएगा तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन ही नहीं कर पाया तो इसके आने का क्या फायदा, ठीक है। चलिए, तो ये रही बात। अब हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है और जे एडवांस में भी आया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला क्या फंक्शन है, तो ये क्या करता है, तो ये जो सर्किट है वो कंप्लीट करता है, कौन सा सर्किट को, इंटरनल सर्किट। इट कंप्लीट्स, लिख सकते हैं इसको हम लोग, इट कंप्लीट्स द सर्किट, या फिर द इंटरनल पार्ट ऑफ द सर्किट, इट कंप्लीट्स द इंटरनल पार्ट ऑफ द सर्किट, ठीक है, एंड कनेक्ट्स टू हाफ सेल्स,
दोनों हाफ सेल्स को क्या करता है, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और एक रिडक्शन हाफ सेल है, दोनों हाफ सेल को, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, दोनों को कनेक्ट कर देता है। पहला टास्क इसका यही है। दूसरा, आखिर जरूरत क्या पड़ी भाई सॉल्ट ब्रिज को लगाने की, तो यहीं पे डेनियल का स्मार्टनेस सब सामने आएगा। इट रिड्यूसेस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट रिड्यूसेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम कर देता है। अब क्वेश्चन उठता है सर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है, तो कहते हैं इट इज एन ऑपोजिट, देखो भाई अपोजिट आ रहा है, खतरनाक वर्ड है, इट इज एन ऑपोजिट पोटेंशियल, और अपोजिट पोटेंशियल हमेशा वोल्टेज को क्या करता है, डिक्रीज करता है ना, बताया था मैंने तुमको अभी पीछे। इट इज एन ऑपोजिट पोटेंशियल डेवलप्स ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयंस, so it decreases the net cell potential, वही जो जैसे मान लो 1.1 वोल्ट है उसकी वैल्यू गिरा देगा ये पोटेंशियल। जैसे होता है कैसे, मान लो कि किसी दो लिक्विड को हम लोग क्या किए, मान लो यहाँ पे एक लिक्विड है कॉपर सल्फेट है, यहाँ मान लो सॉरी जिंक सल्फेट है, यहाँ मान लो कॉपर सल्फेट है, ये यहाँ पे मान लो जिंक सल्फेट है और यहाँ मान लो क्या है कॉपर सल्फेट। अब जैसे ये दोनों आपस में मिलेंगे ना यहाँ जैसे मिलेंगे, ठीक है, ये मान लो कोई पार्टीशन लगाया है मैंने, पोरस पार्टीशन है, तो ये जैसे ही आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो यहाँ पे एक अपोजिट पोटेंशियल डेवलप होने लगता है। अपोजिट पोटेंशियल मतलब जिस पोटेंशियल से हमारा जो नेट पोटेंशियल है वो डिस्टर्ब होने लगता है। यानी कि अगर मान लो ये इसके मिलने से 0.2 वोल्ट का अपोजिट पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और तो अगर अपना पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा था और यदि अपना पोटेंशियल 0.2 वोल्ट क्रिएट करने लगेगा तो अपना वोल्टेज 0.2 वोल्ट से डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए डेनियल ने बड़े स्मार्ट तरीके से इस दोनों लिक्विड को मिलने से रोकने के लिए क्या किया, एक सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया कि भाई यहाँ पे हार्ड पार्टीशन कर दो और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा दो। अब दोनों लिक्विड आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी हो ही नहीं सकते, और जब ये दोनों लिक्विड आपस में कभी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो कभी भी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा, और जब तक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा तब तक वोल्टेज डिक्रीज नहीं करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि यह हमारे वोल्टेज को कांस्टेंट रखने में काम आता है, क्योंकि यह लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को डेवलप होने नहीं देता है, इसके रिस्क को कम कर देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था, ठीक है। चलो तीसरी बात क्या है, इट मेंटेन्स द electrical neutrality, it maintains the electrical neutrality of the system। सिस्टम के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगा तो फिर से एक अपोजिट पोटेंशियल डेवलप होने लगेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, तुमको मैंने बताया भी था पहले, जैसे मान लो दो हाफ सेल है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है यहाँ पे, एक रिडक्शन हाफ सेल है। अब यहाँ पे मान लो मैंने सिम्बॉलिकली मैं बना रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे से जिंक निकल के बाहर आ गया, यहाँ पे Zn+2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो KNO3 रखा हुआ है, तो यहाँ पे NO3 माइनस और K प्लस मान लो, यहाँ पे KNO3 सॉल्ट यहाँ मैंने रखा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो ये वायर से कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड, यहाँ पे मान लो कॉपर +2 है जो कि यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है।
तो जैसे ही जिंक +2 यहाँ आएगा तो केटायन की संख्या बढ़ जाएगी, तो फटाक से ये जो एनायन है यहाँ पे आकर क्या करेगा, इस केटायन के कारण जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका था उसको क्या करेगा, काउंटर कर देगा। और जो अपोजिट पोटेंशियल जो डेवलप हो सकता था, यानी कि इसके आने के कारण वोल्टेज मेरा ड्रॉप आउट हो सकता था, और अगर ज़्यादा केटायन आ जाएगा तो पूरा का पूरा सर्किट मेरा फेल कर जाएगा और सर्किट इनकम्प्लीट भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जैसे ही केटायंस यहाँ पे आएगा तो एक फिर से एक अपोजिट पोटेंशियल होने के चांसेस डेवलप हो जाते हैं, जिसको बहुत तेजी से यहाँ पे एनायंस क्या करेगा कि काउंटर करता है। एक बात और बता रहा हूँ, ये जो भी आयंस होते हैं वो काफ़ी फास्ट होने चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी होनी चाहिए, जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, कि जितनी तेज़ी से ये आया है उतनी तेज़ी से आकर के ये आकर इसको काउंटर बैलेंस करे। ठीक है ना, देरी से ना पहले से, पहले आ जाएगा तो फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा, और देरी से आएगा तो यहाँ पे सर्किट डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। तो कहने का मतलब ये जितनी तेजी से ये यहाँ पे आएगा उतनी ही तेजी से ये यहाँ पे जाए। ठीक है, और जितनी तेजी से ये यहाँ पे जाए उतनी ही तेजी से इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी वही हालत है, क्योंकि यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी रफ्तार से चल रहा होता है। तो कॉपर +2 जितनी तेजी से यहाँ पे जाएगा, सोडियम प्लस को उतनी तेजी से फिर से यहाँ पे आके निकल करके यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का जो लॉस हुआ है उसको पोटेशियम आयन आ करके उसको काउंटर बैलेंस करेगा। तो कहने का मतलब है, अगर कुछ सेकंड के लिए भी अगर यहाँ पे केटायन का फॉर्मेशन रह जाता है या यहाँ पे एनायन का एक्सेस हो जाता है, तो सर्किट फिर से डिसकंटिन्यू हो जाएगी, फिर से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, पूरा सेल तुम्हारा वैनिश कर जाएगा। तो इस सेल को वैनिश नहीं होने देना है, रोके रखना है, उसको एग्जिस्ट करके बनाए रखना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, वैसा हम लोगों ने यहाँ पे आयंस लिया है जो बहुत तेज़ी से मूव कर सके, बहुत फास्ट मूव कर सके, और एक्सेस ऑफ केटायन को एनायन से न्यूट्रलाइज किया जा सके, और लैक ऑफ केटायन को केटायन दे करके न्यूट्रलाइज किया जा सके, सो दैट सॉल्ट ब्रिज इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कौन सा सॉल्ट ले रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो इसको बात मैं लिख देता हूँ नोट करके, जो मैंने कहा वो क्या कहा, द केटायंस एंड एनायंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज of the salt bridge, cations or anions of the salt bridge should have high ionic speed। हाई क्यों, क्योंकि जितनी तेजी से आएगा, ये धीरे 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 आएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा मेरा। ये काफी तेज आना पड़े, जितना तेजी से ये यहाँ पे आया है उतनी तेजी से ये भागते भागते यहाँ पे आना चाहिए, है ना, भागते हुए आना चाहिए। तो हाई आयनिक स्पीड, हाई आयनिक स्पीड होना चाहिए, और कंडक्टिविटी भी कह सकते हो, यानी कि इसे कंडक्टेंट के जो कंडक्शन के जो चांस है वो फास्ट होने चाहिए, और कंडक्टिविटी, हाई आयनिक स्पीड को हम लोग कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, फ्लो ऑफ द आयंस, कंडक्टिविटी, हाई आयनिक स्पीड और कंडक्टिविटी टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। तो न्यूट्रलिटी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नहीं तो सर्किट मेरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो मेंटेन द न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है, मेंटेन द न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी या फिर आयनिक स्पीड क्या होना चाहिए, बहुत ही तेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अदरवाइज फिर से क्या होगा, काउंटर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और पूरा का पूरा सर्किट, पूरा का पूरा सेल मेरा क्या हो सकता है, वैनिश हो सकता है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था बच्चों जे एडवांस में, वो तुमको दिखा दो, 2001 में क्वेश्चन आया था, उसको मैं दिखता हूँ, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता चल जाएगा। ये IIT 2001 में एक क्वेश्चन आया था शायद, इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें क्वेश्चन था, हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 is used to make salt bridge because कहा गया कि सैचुरेटेड KNO3 के सैचुरेटेड सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है सॉल्ट ब्रिज में, क्यों किया जाता है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन था बच्चों ये।
और इसमें काफ़ी ऑप्शन थे। एक तो वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे एक पहला ऑप्शन था शायद वेलोसिटी ऑफ k प्लस इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ नाइट्रेट, एक रीज़न ये था। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ NO3 माइनस इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ k प्लस। तीसरा था वेलोसिटी ऑफ NO3 माइनस अबाउट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ k प्लस। और चौथा जो ऑप्शन था KNO3 इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखो अगर यहाँ पे दोनों आयंस अलग अलग स्पीड से ड्रॉप इन होंगे, अलग अलग स्पीड से, ये कुछ समय में आएगा या लेट से आएगा, या फिर ये फास्ट जाएगा ये लेट से आएगा, तो फिर से सर्किट मेरा इनकम्प्लीट होने के चांसेस हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि अपना जो इलेक्ट्रोलाइट हो उसके जो आयंस हों उन दोनों की स्पीड फास्ट हो, और दोनों फास्ट होने चाहिए, दोनों के स्पीड करीब करीब बराबर होने चाहिए। एक सेकंड का भी, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए स्पीड्स के कारण। ठीक है, तो कहने का दोनों का स्पीड हाई होना चाहिए और दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए। तो जो इसका जो सही ऑप्शन हो गया, अब तुम समझ में आ चुका होगा, ऑप्शन सी। कहने का मतलब फास्ट तो होना ही चाहिए, और केटायंस और एनायंस जो सॉल्ट ब्रिज में रहने वाले सॉल्ट हैं वो दोनों समान भी होना चाहिए, करीब करीब। जितना समान उतना अच्छा रहेगा, जितना जो दोनों के स्पीड में जितना डिफरेंस आएगा उतना ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करेगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया था, एक क्वेश्चन देखो दो आया था, 14 में क्वेश्चन आया था, 14 में ये मल्टीपल चॉइस था। इन अ गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज ये मोर देन वन है। देखो क्या क्वेश्चन था, कहता है गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज के बारे में पॉइंट्स लिखना था, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट पॉइंट खोजना है, मोर देन वन ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो पहला था डज नॉट प्रेसिपिटेट केमिकली, सॉरी पार्टिसिपेट, पहला ऑप्शन था डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा देख लो क्या था, दूसरा था स्टॉप्स द डिफ्यूजन of ions from one electrode to another। तो दूसरा था ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या था देखा जाए, तीसरा था बच्चों हम ये था इज नेसेसरी फॉर द occurrence of the cell reaction, और चौथा था ensures mixing of the two electrolytic solution, सॉल्यूशन। ये टोटल 4 पॉइंट थे, आप खुद से सोचो। तो कहता है गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है या कौन सी बातें उसके लिए सही हैं।
पहला कहता है डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन। ऑब्वियस ही बात है भाई, सेल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व था, एक तो जिंक था, कॉपर था, जिंक सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था। क्या कहीं भी जो उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे, सॉल्ट ब्रिज के सॉल्ट थे, वो इन्वॉल्व हो रहे थे? नहीं हो रहे थे। तो ये बात पूरी तरह से सही है कि सेल रिएक्शन में जो सॉल्ट ब्रिज है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेल रिएक्शन में कहीं केमिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ, आपको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस होने से बचा रहा है, लेकिन केमिकल इसका कोई रोल नहीं आ रहा है। तो ये पॉइंट सही है। दूसरा, स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। सही बात है भाई, एक इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड के बीच में जो आयंस का डिफ्यूजन होता है उसको रोका गया। दोनों को अलग अलग सेल में रख करके हमने सॉल्ट ब्रिज को लगाया था, इसी रीजन से तो लगाया था कि डिफ्यूजन ना हो पाए। ठीक है, तो बी भी सही है। इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ सेल रिएक्शन। क्या कहा जा रहा है कि सॉल्ट ब्रिज का होना क्या गैल्वेनिक सेल के लिए जरूरी है भाई, कि सेल रिएक्शन होने के लिए जरूरी है क्या? तो बोलेंगे एकदम कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके कंपोनेंट इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। जब सॉल्ट ब्रिज का कंपोनेंट इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है तो फिर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है सर कैसे? तो देखो जरा ध्यान से, इसको हम लोग इस तरह समझा सकते हैं, नोट करके मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक कंटेनर ले लो और उसमें जिंक के भी स्ट्रिप्स डाल दो और कॉपर के भी स्ट्रिप्स डाल दो, दोनों यहाँ पे कोई सेम इलेक्ट्रोलाइट ले लो। अब यहाँ पे क्या होगा, एक वोल्टामीटर लगा दो। तो अब यहाँ पे फिर से वोल्टामीटर लगाओ तो वोल्टामीटर अपना रीडिंग करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैंने कहीं भी कुछ भी शो नहीं किया है, यहाँ पे अमीटर अपना रीडिंग शो करना शुरू कर देगा, वोल्टामीटर लगा दोगे तो वो भी अपना रीडिंग देना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया कि दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने सेम इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिया है। तो करंट तो पास हो ही रहा है, सेल रिएक्शन तो हो ही रहा होगा, Zn +2 में जा रहा होगा, कॉपर +2 कॉपर में जा ही रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो अपना एनोड है और ये जो अपना कैथोड है, तो यहाँ पे Zn +2 आ ही रहे होंगे और यहाँ से Cu+2 जा ही रहे होंगे, है ना भाई। तो किसी भी तरह का कोई सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ऑब्वियस है वोल्टेज थोड़ा कम हो जाएगा, तो वोल्टेज कम होना भी है क्योंकि यहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमसे जब बस ये पूछा गया है कि अपना सेल रिएक्शन होगा कि नहीं, अपना Zn+2 में जाएगा कि नहीं और Cu+2 Cu में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जाएगा भैया, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज का कोई भी कॉम्पोनेंट सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। फर्क बस इतना पड़ जाएगा कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होने लग जाएगा। तो ये चीज़ संभव है, ये चीज़ संभव है कब? जब आप सेम इलेक्ट्रोलाइट में ही दोनों को डिप कर दें। तो ये चीज़ गलत हो गया। अगली बात, इंश्योर्स मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अरे भाई कैसे इंश्योर्स करेगा? दोनों अलग अलग सॉल्ट ब्रिज का मकसद ही था कि दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इधर के आयंस उठ के इधर चले जाएंगे और इसके आयंस उठ के इधर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बुक्स में समझाया भी गया है क्या कि यहाँ के जो आयंस होंगे ना, जैसे यहाँ के जो आयंस होंगे वो उठ के इधर चले जाएंगे और यहाँ के आयंस होंगे वो इधर चले जाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। आयंस का मूवमेंट कभी होगा नहीं, इसका आयन इधर नहीं जाएगा, इसका आयन इधर नहीं जाएगा। जो भी आयंस का आना जाना है वो यहाँ के जो सॉल्ट हैं वो इन्वॉल्व होंगे। तो ये बात ही पूरी तरह से गलत है। आपस में कोई भी मिक्सिंग यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं कराने वाला। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक तुमको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि गैल्वेनिक सेल क्या है। और मैंने डेनियल सेल के रिस्पेक्ट में मैंने गैल्वेनिक सेल के एक एक बात को एक्सप्लेन किया है, बस एक बात को छोड़ के इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, इसके सेल पोटेंशियल को मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल पोटेंशियल। पूरी चीज़ों को अच्छे से बच्चों पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, ठीक है? कोई भी डाउट हो, इवन इन अ सिंगल डाउट हो तो कमेंट करो, आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि देखो भाई आगे रिजल्ट भी आ चुका है। तुम लोग अपना अपना प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रांग करो, मौका है केमिस्ट्री पढ़ने का, तोड़ के केमिस्ट्री पढ़ो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।